हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनीज एक्ट के अंदर हम ढेर सारी बातें पढ़ चुके हैं। हमें थोड़ा थोड़ा इंटेंट समझ में आने लग गया है कि ये कंपनीज एक्ट किस पर्पस के लिए लिखा गया है। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स की। तो डिविडेंड्स के बारे में क्या क्या बातें लिखी होंगी इन सेक्शंस के अंदर, हम उसको सोचने का ट्राई करेंगे। पहले हम समझते हैं ये डिविडेंड्स होते क्या है। देखो, अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको दो टाइप की रिटर्न मिल सकती है। एक रिटर्न होता है कैपिटल एप्रिसिएशन की। आपने कंपनी में 10 रुपए का शेयर लिया और आगे जाके वो 15 रुपए का हो गया, या फिर वो 5 रुपए का भी हो सकता है। आपको जो यहाँ पे अगर कुछ बेनिफिट हुआ, अगर 10 से 15 का हुआ, तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिली कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म के अंदर। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस नीचे गिर गया तो कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब इस रिटर्न के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये जो रिटर्न मिला वो कंपनी ने नहीं दिया, ये रिटर्न दिया मार्केट फोर्स ने। जो मार्केट में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं यार ये वाला पर्टिकुलर शेयर है ना, ठीक लग रहा है, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी की मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, ये कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्यूचर के वो बहुत सही लग रहा है, प्रॉफिट कमाएगी आगे जाके। तो लोगों के बीच में डिमांड बढ़ी और इस शेयर का प्राइस बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, चलो आपको एक ये बेनिफिट मिल गया कैपिटल एप्रिसिएशन का, और दूसरा आपको बेनिफिट मिल सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से आपको कुछ हिस्सा दे दे। कंपनी कह रही है आप अन्नदाता है, आप हमारे मालिक हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आपने हमें पैसा दिया तभी हम बिजनेस कर रहे हैं। उस केस के अंदर हम अपने प्रॉफिट्स में से आपको कुछ पैसा देना चाहते हैं, जिसको बोले जाता है डिविडेंड्स। डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। अगर हम डिविडेंड्स और इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो इंटरेस्ट होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जब आप प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर पहले इंटरेस्ट लेस होगा, तब जाके प्रॉफिट निकल कर आएगा। इसलिए इंटरेस्ट को चार्ज बोला जाता है कि प्रॉफिट निकालने से पहले इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो। फिर जब प्रॉफिट निकल जाता है तो आप इस प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं। इसके बाद जो बंटवारा होता है, अगर उसमें आपने डिविडेंड्स बोला कि हम डिविडेंड्स बांटेंगे, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप एप्रोप्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, तो डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। अगर थोड़ा पैसा बांट दे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे कमाई करी, प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर बोला जी 20 लाख का हम डिविडेंड बांट रहे हैं और 80 लाख रुपीज हम रिटेन कर रहे हैं। आगे जाके एक प्रोजेक्ट दिख रहा है बढ़िया, उसमें रिटर्न दिख रहा है, हम उसमें लगाएंगे इस पैसे को। समझ में आते बात? चलो, अब हमें थोड़ी थोड़ी बात हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है डिविडेंड के केस के अंदर। क्या क्या बातें हमारा कंपनी एक्ट का सेक्शन बोलेगा। हमारा कंपनी एक्ट बताएगा कि ये डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है जी। कितने अमाउंट तक का डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है जी। अगर डिक्लेयर हो गया तो कितने दिन में पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या करना है, तो किस तरीके से पैसा दिया जाएगा इनको जिसको पेमेंट नहीं मिली। अगर पेमेंट कोई मांगता ही नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं करता डिविडेंड्स को, तो उस केस में वो पैसा कहां जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो किसको पेनल्टी लगेगी, कितने की पेनल्टी लगेगी, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। अच्छा, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट वगैरह कर रखा है कहीं पे, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रखी, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर रखा, बड़ी ढेर सारी बातें हैं, उस केस के अंदर क्या डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है। देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर। आपकी सारी की सारी बातें वैलिड है। पहला सेक्शन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके एग्जामिनेशन में हर बार जो एग्जामिनेशन हुआ है, इस छोटे से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो, पहला सेक्शन आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पहला सेक्शन का पहला पॉइंट बोलता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट आप उस प्रॉफिट, उस साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी आप डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर आपके प्रॉफिट्स हुए कंपनी के अंदर। मतलब प्रॉफिट्स हुए हैं तो इंटरेस्ट वगैरह हर चीज की पेमेंट होगी होगी, तो कह रहे हैं जी प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर, उस साल में अगर प्रॉफिट हुए हैं तो आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। सर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, अगर पहले प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ बट पहले प्रॉफिट हो रखे हैं, तो क्या उसमें से डिक्लेयर कर सकते हैं। देखते हैं जी क्या बोलता है। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आप सभी को याद है, हमने स्केड्यूल 2 के बारे में चर्चा करी थी पहले लेक्चर के अंदर। शेड्यूल 2 के अंदर बता रखा था कि डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होगी, तो वो इसी पर्पस के लिए बता रखा था कि आपको जो प्रॉफिट्स निकालना है उसमें डेप्रिसिएशन लेस होगी, और वो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका शेड्यूल 2 में बता रखा है कंपनीज एक्ट के, ठीक है जी। ये बात यहाँ पे समाप्त होती है जी। हम प्रॉफिट में से डिविडेंड्स को दे सकते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कह रहे हैं पहले के प्रॉफिट्स भी तो आपके ही हैं, आप उसमें से भी आप क्या कहते हैं डिविडेंड्स को दे सकते हैं। इसमें भी आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है, आपको डेप्रिसिएशन लेस करनी है।
या फिर बोथ। इस साल के प्रॉफिट थोड़े ले लो और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स ले लो, दोनों को प्रॉफिट्स को ऐड करो, उसके बेसिस पे क्या कहते हैं आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दो। यहाँ पर एक नोट आया कि आपका कोई भी ऐसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर कोई भी ऐसा अमाउंट इंक्लूडेड है जो रियलाइज नहीं हुआ आपको, मतलब अनरियलाइज्ड गेन्स है, नोशनल गेन है, कोई एक्चुअल में गेन वगैरह नहीं हुआ, आपने असेट्स को रीवैल्यू वगैरह कर दिया, कह रहा है इस गेन्स के ऊपर आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने। जो आपको गेन्स रियलाइज हो गया उसके ऊपर ही आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर करेंगे। समझ में आती है बात? ठीक है, आपके प्रॉफिट में ऐसे को अगर कोई गेन है जो अनरियलाइज्ड है तो उसके ऊपर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। बी पॉइंट आता है आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज बनते हैं, याद है कि नहीं याद है? अब वो गवर्नमेंट कंपनीज कह रही है, जो उनके मालिक है और भी लोग मालिक है, कह रहे कोई डिविडेंड नहीं देते, कुछ नहीं करते जी, क्या कंपनी में हमने शेयर को पैसा लगा रखा है इस कंपनी के अंदर। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट कहते हैं चलो हम प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, आप इस पैसे से डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दें। चलो अब ढेर सारी कंडीशन आने वाली है। चलो पहली कंडीशन आती है कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब डिक्लेयर करना आपको डिविडेंड, तो हमने काफी जगह पढ़ा था अगर कंपनी की बैलेंस शीट से पैसा बाहर निकल रहा है तो कोई रिजर्व क्रिएशन की बात हो रही थी कि कुछ पैसे को सेट असाइड कर दो रिजर्व की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बोले कि मर्जी है कंपनी की, अगर वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहा है तो वो कुछ पैसे को प्रॉफिट्स के जो आपके फ्री प्रॉफिट्स हैं उसको ट्रांसफर कर सकता है रिजर्व के अंदर, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पहले कंपल्शन होता था जो कि अब नहीं है। ठीक है जी, आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी की मर्जी है कि वो कुछ प्रॉफिट्स को रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। ओके जी, अगली बात आती है नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड। आपके अगर फ्री रिजर्व्स पड़े आपके पास, कमिटेड रिजर्व है, तो वहां से आप डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। कमिटेड रिजर्व क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है या फिर आपने कोई टैक्स रिलेटेड रिजर्व बना रखा है, आपको लगता है पेमेंट्स करनी होगी तो उसका आपने रिजर्व सेट असाइड कर रखा है, तो ये सारे के सारे फ्री रिजर्व नहीं है, इनका स्पेसिफाइड काम है, स्पेसिफाइड पर्पस एंड रिजर्व का। तो फ्री रिजर्व अगर आपके पास है तभी आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो अगर आपको लॉसेस वगैरह हो गए, आपने क्या कहते हैं इस बार काम करा, इस बार आपने प्रॉफिट कमाया बट पिछले साल आपको लॉसेस हो रखे हैं, तो आप इस साल डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट पहले आपको प्रीवियस ईयर के लॉसेस, प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आती है बात? इस साल आपको प्रॉफिट हुआ बट पिछले साल आपको सारे के सारे लॉसेस हो रखे हैं, तो इस बार जो आपका प्रॉफिट निकल कर आए पहले आप प्रीवियस ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करें, फिर आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो जी, समझ में आती है बात। अब बात आती है कि यहाँ पर इस साल हमारे प्रॉफिट्स नहीं हुए बट हमारे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स हो रखे हैं, क्या हम उस प्रॉफिट्स में से डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है कि हाँ, उस वाले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट थोड़ी सी और कंडीशन आ जाएगी। एक बात है, देखो इस बार आपको लॉस हो गया, मानते हैं आपको पिछली बार प्रॉफिट्स हुए हैं, आपके पास वो रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर्स के ही हैं, कंपनी के ही, उन्होंने कमाए जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कमाए। इस साल हमें लॉस हो गया तो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल देगा परसेंटेज ऑफ डिविडेंड के ऊपर। कंपनीज एक्ट को कहीं ना कहीं लग रहा है देखो इस बार अगर लॉस हो तो क्या पता आगे जाके भी लॉस हो, काम सही नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा आपके ऊपर चेक रखा गया कि आप ज्यादा पैसा विड्रॉ ना कर ले डिविडेंड्स की फॉर्म के अंदर। पढ़े क्या लिखा है? वेयर ओइंग टू इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर। भाई इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें लग रहा है प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, कंपनी या फिर नहीं हुए हमें, any company propose to declare dividend out of the accumulated profits earned by it in the previous year। पहले आपने कुछ प्रॉफिट्स कमा रखे हैं और उन प्रॉफिट्स को आपने फ्री रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर रखा है एंड आपने उसको ट्रांसफर कर रखा है बाय द कंपनी टू फ्री रिजर्व्स, सच डिक्लेरेशन मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो गया कंपनीज एक्ट, कह रहा है आपको इस बार लॉस हुआ बट पहले के प्रॉफिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो उस केस के अंदर हम अलाउ करते हैं कि आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर दें, बट कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर आपने जो पैसा है आपका, आपकी कंपनी ने प्रीवियस ईयर में कमा रखा है और उसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रखा हुआ है, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ जी हमारा ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगी। इसका क्या मतलब है? अगर आपने जो प्रॉफिट वाला पैसा है जिसका नाम पे प्रॉफिट लिखा हुआ था, अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है रिजर्व्स के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न्ड एंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू फ्री रिजर्व, दोनों बातें होनी चाहिए। आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है,
अगर वो प्रॉफिट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बैलेंस शीट के ऊपर, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। अब बैलेंस शीट के अंदर आपने उस प्रॉफिट को प्रॉफिट का नाम नहीं कहते, नहीं अब तो ये हमारे रिजर्व्स बन गए। तो अगर रिजर्व्स बन जाते हैं तो उस केस के अंदर इसका पैसा बाहर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब रिजर्व के केस के अंदर सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई कर जाती है। पढ़ते हैं जी। पहली कंडीशन आती है रेट के ऊपर। सबसे बड़ी बात यही है कि आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर ना कर दो। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ द रेट एट विच डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड इन द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। जो पिछले 3 साल आपने डिविडेंड दिए हैं उसका एवरेज कर लो, उससे ज्यादा आप डिविडेंड्स नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसा केस है कि ये कंपनी कहती है हम तो डिविडेंड देते ही नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली, हमने तो 3 साल डिविडेंड दिए नहीं है, तो उस केस के अंदर बोला कि ये वाली कंडीशन फिर आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है ना, पहली बार आप डिविडेंड दे रहे, कह रहे जी हमने तो 3 साल कोई डिविडेंड दिया ही नहीं, तो बोल रहे ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा अगर आपने पिछले 3 साल डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करा। मतलब उस केस के अंदर आप डिविडेंड दे सकते हैं। चलो जी, ओके। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपको जो ऊपर बोला ना कि आप पैसा कितना निकाल सकते हैं, जो 3 साल आपका डिविडेंड वगैरह था, तो कह रहे जो भी आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं वहां से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से लेकर आ रहे हैं कि हाँ मैं डिविडेंड दूंगा रेट निकाल के, कह रहे पहले इस प्रॉफिट के अंदर हम आपको एक बार और कंडीशन लगाएंगे, ये 1/10 नहीं हो सकता, 1/10 से ज्यादा नहीं हो सकता आपकी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से। ये टोटल पैसा है किसका, शेयर होल्डर्स का, पेड अप कैपिटल जो देते हैं और फ्री रिजर्व है, कह रहे इसका 1/10 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट पहले आपने एक्यूमुलेट कर रखा है, कह रहा है उससे आप 1/10 से ज्यादा नहीं निकाल सकते डिविडेंड्स के पेमेंट के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में 1/10 किसका, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ओके जी, ओके जी। द अमाउंट सो ड्रॉन, आपने ये अमाउंट को ड्रॉ करा 1/10 को जिसको रिस्ट्रिक्ट करा था, ये अमाउंट आया, हाँ जी अब मेरा अमाउंट निकल कर आ गया, इसमें से मैं डिविडेंड दे दूं, कह रहा हाँ हाँ रुको 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 रुको, ये जो अमाउंट आपने निकाला ना इसमें से अब आप सेट ऑफ करेंगे इस बार के लॉस, इस बार के लॉस, इस बार के लॉस को सेट ऑफ करेंगे, फिर आप डिविडेंड देंगे। द अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity shares is declared। आपको रोक दिया यहाँ पे। अच्छा, मान लेते हैं अगर एक कंपनी के 1 साल के अंदर ढेर सारे लॉसेस हो गए, तो प्रैक्टिकली इस कंडीशन के बेसिस के ऊपर वो डिविडेंड्स दे ही नहीं पाएगी। जितना डिविडेंड्स उसको अलाउ करा जाएगा एक परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, और उस साल उसको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो जितना अलाउ करा इस परसेंटेज के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ अलाउ होता है जी डिविडेंड दे सकते हैं आप, और इस साल का उसका लॉस ही 20 करोड़ रुपीज है, 20 CR है, तो क्या वो डिविडेंड दे पाएगी? तो प्रैक्टिकली इस कंडीशन के बेसिस पे वो डिविडेंड्स नहीं पे कर पाएंगे। ओके जी, ओके जी। साथ में एक और कंडीशन लगाई, जो आपका पूरा का पूरा रिजर्व का बैलेंस है, जो भी आपका रिजर्व में टोटल अमाउंट पड़ा है, पेड अप कैपिटल की बात नहीं कर रहा, रिजर्व्स की बात कर रहा है, जो भी आपका रिजर्व के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। शैल नॉट fall below 15% of its paid up capital as appearing in the last audited financial statement। ओके जी, तो कंडीशन हमें यहाँ पे 3-4 समझ में आती है। सबसे पहली बात कि जो आपका डिविडेंड का रेट है वो एवरेज होगा, लास्ट 3 साल का एवरेज कर लिया जाएगा। ये कब है? जब आपका जो आप प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वहां से डिविडेंड दे रहे हैं, आपका इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल आप लॉसेस में है, इनएडिक्वेट है लॉस, आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट, तो उस केस में आप प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स वगैरह है उनको आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों केसेस है ना, इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि आपका लॉस हो इस साल, आप जो प्रॉफिट्स आपके हो ही नहीं उतने ज्यादा, बट आप डिविडेंड ज्यादा देने वाले, तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर क्या बात आती है? पहली बात, जो आप डिविडेंड्स दे सकते हैं वो पिछले 3 साल का आप एवरेज करेंगे, उसके बेसिस पे देंगे। और इसके अंदर कंडीशन है कि 3 साल अगर आपने डिविडेंड्स को डिक्लेयर करा ही नहीं है तो ये कंडीशन नहीं माननी। आप कितना पैसा ड्रॉ कर सकते हैं? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका 1/10, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है उसका 1/10 आपका जो टोटल पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, उससे ज्यादा आप पैसे को ड्रॉ नहीं कर सकते एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से आप 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। साथ में जो आपने ये पैसे को ड्रॉ करा, जो निकल कर आया, उसको पहले आप यूटिलाइज करेंगे अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। उसके बाद एक और कंडीशन कि जो भी आपका रिजर्व में पैसा पड़ा है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, और आपके जो रिजर्व में पैसा पड़ा है वो 50 लाख पड़ा है, 50 लाख पड़ा है। तो उस केस के अंदर बोल रहे हैं
कि आपका जो बैलेंस रिजर्व है वो इस पेड अप कैपिटल 1 करोड़ के 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो उस केस के अंदर जी मेरे रिजर्व के अंदर 50 लाख है, ये 15 लाख से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 35 लाख आप यूज कर सकते हैं। 35 लाख तक ये वाली कंडीशन अलाउ करती है कि आप डिविडेंड्स के फॉर्म में अगर करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। चलो सेकंड पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड कर जाएगी, तो वो शेड्यूल 2 आपको फॉर्मेट देता है। चलो थर्ड पॉइंट आता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड फाइनल वाले नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है। अच्छा जो डिविडेंड्स है वो भी डिक्लेयर करने का काम कंपनी का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही है। शेयर होल्डर सुनना डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड्स, वो क्या बोलेंगे, हाँ जी डिक्लेयर करना डिविडेंड्स, सारे के सारे प्रॉफिट हमें दे दो। तो इसके अंदर दिक्कत आ सकती है कि सारा का सारा प्रॉफिट वो मांग ले। तो यहाँ पर बोर्ड डिक्लेयर करता है डिविडेंड, वहां पर अगली जब मीटिंग वगैरह होती है, जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहां पे अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। अप्रूव करेंगे, जनरली वो अप्रूव ही करते हैं। चलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है जी प्रॉफिट बहुत ढेर सारे हो रहे हैं जी, हम अभी कभी डिक्लेयर करें तो वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर दिक्कत वाली बात है, अगर लॉस हुआ इस बार, इस क्वार्टर के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो क्या फिर भी वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं? सर ऊपर भी लॉस की बात तो आई थी, तो डिविडेंड डिक्लेयर करना अलाउ करा था। उसके ऊपर लिमिट थी कि जो आपके लास्ट 3 साल के अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसी रेट पे होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, इफ अ कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो भी क्वार्टर तक इंटरिम है ना, तो बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है अगर उस केस के अंदर वो कंपनी, उसका बोर्ड इंटरिम डिविडेंड्स देना चाहता है, तो उसके अंदर उसकी जो लिमिट है वो यही है कि वो लास्ट 3 साल के अंदर जो आपने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर डिविडेंड दिए उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होगा। लॉजिक है सर, लॉजिक है। चलो अब जो डिविडेंड्स डिक्लेयर करे गए हैं, सबसे पहली बात वो पेमेंट करनी पड़ेगी, वो वापस नहीं लिया जा सकता डिसीजन। उसके बाद डिक्लेयर करते ही आपको जो कंपनी है वो डिपॉजिट कर देगी इन डिविडेंड्स को एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, सेपरेट अकाउंट खोलेगी और वहां पर विद इन 5 डेज के अंदर अंदर ये डिविडेंड्स को डिपॉजिट कर देगी। और फिर आगे क्या कहते हैं बांटने का काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसका शेयर है उसको डिविडेंड्स की पेमेंट करनी है ना, बट ये अमाउंट जो टोटल डिविडेंड का अमाउंट है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देगी कंपनी कि हाँ जी हम डिविडेंड्स बांटना चाहते हैं, ये रहा डिविडेंड का पैसा और आप पेमेंट्स वगैरह करनी स्टार्ट कर दो। ओके, विद इन 5 डेज आपको अमाउंट को सेट असाइड करना है। अच्छा जो भी पेमेंट्स वगैरह रहेंगी वो कैश में रहेंगी। अच्छा कैश का ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब है सिर्फ कैश, ऑनलाइन पेमेंट, बैंक ट्रांसफर वगैरह उस फॉर्म में आपको पैसे को देना है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन आती है, एक कंपनी को बोला कि 2 सेक्शन है हमारे, सेक्शन नंबर 73, 74, ये स्पेसिफिकली डिपॉजिट्स की फॉर्म में बना रखे हैं। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक से अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट वगैरह ले रहे हैं, अगर इन दोनों प्रोविजन के अंदर कुछ डिफॉल्ट वगैरह हुआ है तो वो कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकती। साथ ही साथ हम एक बात को याद करेंगे, और कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह को नहीं अलग से बताया गया। वो तो कह रहे कि जब प्रॉफिट्स आप निकालोगे तो उस केस के अंदर हमारी बात आ जाएगी, हमने पहले ही बोला कि प्रॉफिट निकल कर आएंगे तब आप डिविडेंड देंगे। अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर हमने ऑलरेडी कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पर और कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई गई, जैसे कि अगर आपने एक बैंक के टर्म लोन की पेमेंट नहीं करी, एक टर्म लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं दिखी इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 123 के अंदर। ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 124, जो कि है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या बात है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपकी कंपनी थी, हाँ जी बहुत कमाई हुई है, ये लो डिविडेंड, ये हम आपको डिविडेंड देते हैं, बट कोई बंदा क्लेम ही नहीं करने आया, कह रहा मेरे को पता ही नहीं शेयर्स किसके, दादाजी के शेयर से पता नहीं कहाँ पे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वहां पर ये पैसा कहाँ जाएगा, क्या कंपनी रख सकती है? तो ऐसी बात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट शानी है ना, गवर्नमेंट क्या कहेगी, जिसके पैसे पे किसी का हक नहीं है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कंपनी एक्ट बोलता है डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड, या तो दिया नहीं पैसा या फिर क्लेम नहीं करा, नॉट पेड और नॉट क्लेम्ड, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30 दिन हो गया जी, बोला था डिविडेंड ले लो, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा, तो उस केस के अंदर कह रहा 30 दिन जैसे हो गए, उसके विद इन 7 डेज इस पैसे को आप डिपॉजिट करेंगे, इस पैसे को आप डिपॉजिट करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। वो कंपनी एक अकाउंट खुलवाएगी, किस नाम से, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और ये पैसा 30 दिन जैसे ही खत्म हुए, पहले तो डिक्लेयर करा हाँ जी डिविडेंड हो गया, अब जैसे डिविडेंड को आपने डिक्लेयर करा
उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर पैसे को डिपॉजिट करना है। ये बात तो समझ में आती है ना। आज के दिन हमने डिक्लेयर करा, ये डे है डी डे, ठीक है ना, डी डे है। यहां से 5 दिन के अंदर अंदर आपको अलग अकाउंट के अंदर पैसे को डिपॉजिट करना था। अब डी डे से आपका 30 दिन हो गया है और डिविडेंड डिक्लेयर मतलब कोई पेमेंट नहीं हुई, क्लेम ही नहीं करा किसी ने, पेमेंट नहीं हुई। तो इस 30 डेज के एंड होने पे, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उससे 30 डेज एंड होने के बाद 7 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा कि ये जो सारा नॉट पेड है, अनक्लेम्ड है, ये सारे के सारे डिविडेंड को आप ट्रांसफर करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर अंदर। समझ में आती है बात। अब इसके रिस्पेक्ट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट के रिस्पेक्ट में जिसके भी शेयर्स वगैरह था उसको इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पर डालनी है विद इन 90 डेज। जैसे आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे को डाल दिया ना, ट्रांसफर कर दिया, उसके 90 डेज के अंदर अंदर आप बताएंगे अपनी वेबसाइट पर कौन लोग है, क्या उनका नाम है, क्या एड्रेस है, जी पैसे ले जाओ, इतने पैसे आपके पड़े हुए हैं। अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर अगर पैसे डालने में कोई डिफॉल्ट होता है तो उस केस के अंदर कंपनी पेमेंट करेगी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डालेंगे इंटरेस्ट के साथ। ओके, उसके बाद ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, काम चल रहा है, दुनिया चलती आ रही है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो एक टाइम के बाद गवर्नमेंट ने बोला ये पैसा तो वेस्ट हो रहा है, क्या करें इस पैसे का। तो गवर्नमेंट कहती है हम एक फंड बनाएंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बना, उसके एजुकेशन के लिए बना है। तो बोल रहा है जो भी पैसा क्लेम्ड नहीं है, पेड नहीं है, उसको इस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर हम डाल देंगे। अब मुद्दे की बात है कि इसमें कब पैसा डालना है। तो एक जो टाइम लिमिट निकल कर है वो ये है कि 7 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं करता तो उस केस के अंदर आईईपीएफ के अंदर पैसे को, इस फंड के अंदर पैसे को डाल दिया जाएगा। तो क्या लिखा अगले पॉइंट के अंदर, एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसको अनपेड है, क्लेम्ड है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, कह रहे अब इसको आप ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर, जो गवर्नमेंट मैनेज करती है। सेक्शन नंबर 125 के अंदर बना रखा है जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ये गवर्नमेंट मैनेज करती है। गवर्नमेंट इसके अंदर एक चीफ को अपॉइंट करेगी, 7 मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, कैसे फंक्शन करना है, इसमें कौन कौन सा पैसा आएगा, इसमें कैसे पैसे को यूज करा जा सकता है, वो सारी बातें गवर्नमेंट बताएगी। चलो, साथ ही साथ क्या बोला, देखो जो शेयर्स हैं, अब शेयर्स तो रिडीम होते नहीं, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो कह रहा है अगर जिस शेयर्स के रिस्पेक्ट में मतलब जो डिविडेंड्स आपने ट्रांसफर करा आईईपीएफ के अंदर, वो शेयर्स के ऊपर भी मतलब किसका क्लेम नहीं है। तो कह रहा है इस शेयर को भी आप ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। बोला कंपनी नहीं रखेगी, इसको भी आप ट्रांसफर कर दो। सर यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। क्या दिक्कत होगी सर, हमने पढ़ा क्या कहते हैं, बड़ी सारी जगह हमने पढ़ा है कि ये तो वोटिंग राइट्स वगैरह है, जनरली पेड अप कैपिटल के ऊपर होता है, तो क्या होगा इसका, इसके ऊपर कौन वोटिंग करेगा, क्या गवर्नमेंट वोटिंग करेगी इसके रिस्पेक्ट में। तो नहीं, इस केस के अंदर जो वोटिंग राइट्स है शेयर के ऊपर वो फ्रीज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। लॉजिक समझ में आता है। चलो, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो उस केस के अंदर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 1 लाख, जो कि 500 रुपए हर दिन बढ़ती रहेगी जब भी डिफॉल्ट रहेगा, मैक्सिमम हो सकती है 10 लाख। वही अगर ऑफिसर है इन डिफॉल्ट के अंदर तो मिनिमम 25,000, 100 रुपए पर दिन की पेनल्टी है जो कि मैक्सिमम हो सकती है 2 लाख रुपीज तक। सेक्शन नंबर 125 आता है जो कि बोलता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है। तो गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम बनाएंगे इस एक्ट के थ्रू एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। फंड मतलब पैसा है ना, अब इस पैसे को मैनेज भी करना है। पहले उन्होंने बताया कि इस फंड के अंदर कहां कहां से पैसे आएंगे। देखो, कोई भी फंड अगर बनता है तो सबसे पहले तो ग्रांट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी हम फंड बना रहे हैं, 100 करोड़ हमारी तरफ से, आगे पैसा आता रहेगा। तो फिर यहाँ पे डोनेशंस भी आ सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकता है। बड़े बड़े फंड है वो कह रहे हैं इसमें पैसा डालो यार, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च हो रहा है। ओके, द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऊपर था तो कह रहा है वहां से डिविडेंड्स वाला पैसा भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट हो रहा है, जो भी इस फंड ने अपने पास पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करेगा ना, कह रहा है उस पर कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी इनकम हो रही है तो वो भी इस एजुकेशन फंड के अंदर क्रेडिट करा जाएगा, पैसे को डाला जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अगर किसी कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलते हैं और फिर वो उसको रिफंड करता है, हम आपको अलॉट नहीं कर सकते, शेयर को पैसा बहुत आ गया और वो रिफंड नहीं कर पाता उस पैसे को, मतलब जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी उसको ट्रेस नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत हो जाती है। तो कह रहा है अगर ये एप्लीकेशन मनी आपको मिली है और वो है ड्यू फॉर रिफंड,
तो 7 पीरियड हो गए जब ड्यू था, तो फिर आप इस पैसे को भी, एप्लीकेशन मनी को भी ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। ठीक है जी। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स है, एक क्या कहते हैं कंपनी ने, अदर देन बैंकिंग कंपनी, किसी कंपनी ने डिपॉजिट ले रखे हैं तो वो भी पेमेंट नहीं हुई, 7 साल हो गए जब भी पेमेंट करनी थी, तो उसके बाद किसी ने क्लेम नहीं करा, तो इसको भी आईईपीएफ में डाल दो। ऐसी मैच्योर्ड डिबेंचर्स है, जिस दिन पे वो रिडीम करेंगे उसके 7 साल तक किसी ने पैसा नहीं लिया, इसको भी डाल दो। इंटरेस्ट कोई भी अक्रू हो रखा है, ये डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी, ये सबके ऊपर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स है उसके साथ डालना। ठीक है। कोई भी आपका मर्जर अमलगमेशन वगैरह होता है तो उसमें फ्रैक्शनल शेयर्स कुछ रह जाते हैं, तो कह रहा है उस केस के अंदर भी कोई सेल प्रोसीड्स है तो वो भी आईईपीएफ के अंदर डाल दो। रिडेम्पशन हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का, बट किसी ने पैसा क्लेम नहीं करा, 7 साल हो गए, ये पैसे को भी डाल दो, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। अब ये पैसे का यूटिलाइज किस फॉर्म में करा जाएगा? सबसे पहली बात, आप इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शेयर्स हैं तो आप इस फंड में जाके क्लेम डाल सकते हैं कि हाँ जी मेरा पैसा है, मेरे को रिटर्न करा जाए। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया? पहला यूटिलाइजेशन, कि वो रिफंड करेंगे अगर कोई पैसा मांगने के लिए आता है, हाँ जी मेरा ये डिविडेंड अनक्लेम था, आप क्लेम कर रहे हो, दो मेरे को, डिपॉजिट है, डिवेंचर्स है, कोई भी पैसा है, कि हाँ जी मेरे को रिफंड करो मेरा पैसा, ये लो प्रूफ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रमोटर्स प्रमोट प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। आप क्या कहते हैं वो वाले फंड से पैसा लेंगे, आप सेमिनार्स वगैरह करवा सकते हैं, प्रमोशन करेंगे कि यार इन्वेस्टर्स को हमें एडुकेट करना है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज अमाउंट, अब कोई भी कोर्ट है, कोई सेटलमेंट वगैरह कर रही है और कोर्ट को लगता है हाँ यार इस फंड में से कुछ पैसे को आप दे सकते हैं, किसी पर्सन को लॉस वगैरह हुआ है तो उस पर्सन को आप पैसा दे दो, ये कोर्ट के ऑर्डर से करा जाएगा। ठीक है। कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हो, क्लास एक्शन सूट के, अच्छा क्लास एक्शन सूट, अगर आपने सूट्स देखा होगा, एक बहुत फेमस अमेरिकन सीरीज है, तो वहां पर अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई सूट डाला जाता है जहां पर एक ग्रुप के लिए हेल्प करी जा रही होती है, तो उस केस के अंदर जो भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से दिए जा सकते हैं। ओके ना, रीइंबर्समेंट है जो भी लीगल एक्सपेंस होगा एक क्लास एक्शन सूट के ऊपर, तो उसमें से पैसा इस फंड में से दे देंगे। चलो, इसके बाद इस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करें तो कह रहे हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करेगी, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफर रहेगा और 7 मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, 7 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। अब ये फंड आपको समझ में आना चाहिए कितना बड़ा हो जाएगा, कितना सारा पैसा आएगा इसके अंदर। तो कह रहा है इस फंड को ऑडिट करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस फंड के बारे में जो कच्चा चिट्ठा जो होता है ना, सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे रखनी होती है। दोनों आप हाउस को दिखाओगे हाँ जी ये हमारा फंड है, इसके अंदर ये पैसा आया है और इतना पैसा इस फंड से बाहर निकाला गया। चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 126। अब आपने अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट था ना ट्रांसफर का, वो आपने कंपनी को दे दिया। उसके बीच के अंदर अभी वो ट्रांसफर हो ही नहीं है, ट्रांसफर के प्रोसेस में है। ठीक है। उसके बीच में अगर कोई डिविडेंड्स वगैरह आता है, उसके बीच में कोई राइट इशू होता है, कोई बोनस इशू होता है, तो उसका क्या करा जाएगा? वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी, एक कंपनी को दे दिया और उसने अभी रजिस्टर नहीं करा, कंपनी ने ना जिस जो ट्रांसफर करना था उसको रजिस्टर नहीं करा, तो उस केस के अंदर जो डिविडेंड्स हैं वो अभी डाल दिए जाएंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, अनलेस अनलेस जो ट्रांसफर है ना जिसने शेयर को ट्रांसफर करा, अगर वो लिख के दे देता है कि यार मैं शेयर को ट्रांसफर कर चुका हूं, जो ट्रांसफर ही है उसको आप डिविडेंड दे दो, तो फिर उसको मिल जाएंगे, उसको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है ना, अनलेस ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड होल्डर। आज के दिन पे क्योंकि ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ, कंपनी ने भी रजिस्टर नहीं करा, जो ट्रांसफर है उसका नाम ही रजिस्टर पर आ रहा है, बट वो ट्रांसफर कह रहा है मैं लिख के देता हूं मैंने अपने शेयर्स को बेच दिया और नया जो ओनर है वो ट्रांसफर ही है, उसको मैंने दे दिया। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास लिखित में है तो आप ट्रांसफर को डिविडेंड्स की पेमेंट कर सकते हैं अगर आप कंपनी है। साथ ही साथ क्या लिखा, जो भी इसके रिस्पेक्ट में राइट शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप बोनस इशू अगर आपने अनाउंस कर रखा है तो उसको भी आप रोक के रखेंगे। ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल आपको लिख के वो दे देता है जो भी आपका रजिस्टर्ड होल्डर है। ओके, लास्ट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर का, सेक्शन नंबर 127 जो कि पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स की पेमेंट नहीं हुई, बोल के मना कर दिया गया, इसके बारे में क्या करें सर? अब तो सबसे पहली बात बोली कि अगर 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड नहीं देते तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड की पेमेंट करनी है अगर आप कंपनी है।
5 दिन के अंदर आपको अलग अकाउंट में पैसे को डालना है और इसको 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है ना। ये भी डिक्लेरेशन की डेट है, डिक्लेरेशन की डेट से 5 दिन के अंदर अंदर आपको अलग अकाउंट में डालना है और डिक्लेरेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर इस 30 डेज में आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो इसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे को डालना है। अब नहीं हुई भाई, 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई, अब ये जानबूझ के नहीं करी पेमेंट, पैसा वैसा था ही नहीं, मतलब कुछ मतलब मेलाफाइड इंटेंशन थी, मतलब गलत इंटेंशन थी, तो उस केस के अंदर एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट, तो कह रहा है आप पनिशेबल हो विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स, और साथ में फाइन भी लगेगा 1,000 रुपए हर दिन का जो भी डिफॉल्ट चल रहा है। साथ ही साथ जिसका डिविडेंड है, जिसको मिलना था उसके लिए भी तो कुछ बोलो, उसको क्या मिलेगा, तो कह रहा है आपको पैसा मिलेगा जी, आपको डिविडेंड मिलेगा, साथ में हम इंटरेस्ट भी दिलवाएंगे, वो भी हाईएस्ट 18%, अभी तक नहीं पड़ा होगा, बट यहाँ पर हम आपको 18% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हम डिविडेंड दिलवाएंगे, डिविडेंड विद इंटरेस्ट। मजा आ गया जी, मजा आ गया। अच्छा, इस केस के अंदर ये सारी बातें अप्लाई नहीं करेंगी, अगर क्या कहते हैं इम्प्रिजमेंट वाली है, इंटरेस्ट वाली बात है 18% वाली, अगर कंपनी प्रूव करती है, देखो वो डिविडेंड नहीं दे पाई थी ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी एक्ट ने उसको मना करा था कि आप डिविडेंड मत दो, बंदा ठीक नहीं लग रहा हमें, कोई ना कोई बात थी, कोई ना कोई एक्ट ने उसको रोक रखा था, या फिर कोई शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दे रखी थी कि मेरा डिविडेंड आप इस तरीके से दो, ऐसे दे दो, और वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाया, और वो डायरेक्शंस को कम्युनिकेट कर दिया था कि हम जो आप बोल रहे हैं वो नहीं कर सकते, वो कंप्लाई कर दिया था, ठीक है जी। कोई डिस्प्यूट हो रखा है भाई, ये एक बंदा कह रहा है मेरे को डिविडेंड मिलेगा, एक बंदा कह रहा है मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो मैं थोड़ा ना लायबल हूँ, कंपनी थोड़ा ना लायबल है कि हाँ जी मैं आपको इंटरेस्ट भी दूं, मैं जेल में भी जाऊं, तो कह रहा है नहीं, तो आपकी गलती थी, ठीक है। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड, मतलब कोई एक्ट बोलता है इस बंदे का डिविडेंड है ना, ऐसा करो इससे ये पेमेंट नहीं करके आप इसको एडजस्ट कर लो, अगर ऐसा कोई एक्ट बोलता है तो उस केस के अंदर भी हमने लॉफुली एडजस्ट की, इसलिए पेमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर भी आपको डिविडेंड की लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो 18% ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। साथ साथ ई पॉइंट को ओपन रखा, अगर कंपनी प्रूव कर देती है कि अगर डिविडेंड की पेमेंट नहीं हुई और उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, प्रूव कर देती है, तो फिर ये वाली सारी लाइबिलिटीज उस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर नहीं आएंगी। कंपनी को प्रूव करना है कि जो भी डिफॉल्ट हो हमारे पार्ट पे नहीं हो, वो जो शेयर होल्डर्स है उसके पार्ट पे हुआ है। चलो, यहाँ पर हमारा कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड समाप्त होता है। आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।